हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 4 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव। जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। ये फर्स्ट बोला है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन। ये सबसे पहले प्रूफ किस में किया गया था बेटा? ये ई कोलाई में किया गया था। क्वेश्चन में पूछा है कि फर्स्ट किस में प्रूफ किया गया था। तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ये किस साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? मेल्सन स्टेलन ने किया था। मेल्सन एंड स्टेले, ठीक है। और इन्होंने क्या यूज किया था? इकोलाई को यूज किया था। तो कट आंसर फर्स्ट जाएगा। फर्स्ट बोला है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड हो गया। अब ये सब में प्रूव्ड हुआ। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुए थे वो ई कोलाई में हुआ है, लेकिन बाद में क्या प्रूव्ड हुआ बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो गया। ई कोलाई, प्लांट, एनिमल में, एंड ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में कि डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये शोन फर्स्ट इन द इशरेशिया कोलाई, जिसको हम ई कोलाई बोल रहे हैं, एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा D1। N15 एंड N14 यूज्ड इन मेल्सन स्टेल एक्सपेरिमेंट में डिफर क्या करता है? क्या डिफर कर रहा है बेटा? दोनों में क्या डिफरेंस है? आइसोटोप्स अलग अलग है ना? तो यहाँ सही क्या होगा? देखो, जो N15 लिया था उन्होंने, N15 था बेटा उनके एक्सपेरिमेंट में, वो हैवी आइसोटोप था। वो कैसा था? वो हैवी आइसोटोप था, ठीक है। अब यहाँ पे N4 रेडियो एक्टिव गलत हो जाएगा, N15 नॉन ये गलत हो गया। बोथ स्टैंड लाइट डीएनए नहीं थे, बोथ इज लाइट डीएनए नहीं थे बेटा, ये गलत हो जाएगा। लाइट हमारा N14 आ जाएगा। हाँ, ये हम बोल सकते कि N14 शो करता है लेस डेंसिटी देन दी N15। ये एनसीईआरटी में भी क्लियर दे रखा है। तो करेक्ट आंसर हम क्या ले लेंगे? इसका थर्ड बन जाएगा। बाकी यहाँ पे नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है, क्योंकि आपका N15 वाला जो था यहाँ पे क्या यूज किया था बेटा? NH4Cl इस तरीके से यूज किया गया था, ये है ना। तो ये नाइट्रोजन कैसा था? हैवी आइसोटोप है ये। हैवी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन हैज अ नाइट्रोजन सोर्स यूज किया था इनने अपने एक्सपेरिमेंट में। तो हमें डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस ये तो नहीं हो रहा, बहुत लाइट स्टैंड नहीं थे बेटा, लाइट डीएनए नहीं था। करेक्ट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से। मेल्सन स्टेले एक्सपेरिमेंट किया था इन्हें, विकिया फैबा इज कैरी आउट इन सेम ईयर, ये बोल रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है। जो मेल्सन स्टेले के एक्सपेरिमेंट थे पहले इकोलाई पे, एंड ये भी दे रखा है सेम ईयर। तो यहाँ पे 1958 की बात है, लेकिन है, ठीक है। 1958 में क्या डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रपोज किया फर्स्ट, इट्स एक्सपेरिमेंटल प्रूफ केम। अच्छा, उनका सबसे पहला ये प्रूफ एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ किया था उनकी डीएनए कैसे रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। डीएनए इन अ क्रोमोसोम इज आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट इन द विकिया फैबा। ऑल आर करेक्ट, ठीक है। दोनों भी एक्सपेरिमेंट 1958 में ही हुए हैं। दोनों एक्सपेरिमेंट 1958 में ही हुए हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल आर दी, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा ये नहीं बोल रहा है कि मेल्सन एंड स्टेल ने ही ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, नहीं। उसने बोला कि ये जो मेल्सन एंड स्टेल का जो एक्सपेरिमेंट था, जो उन्होंने इकोलाई पे किया था, और जो एक्सपेरिमेंट था जो विकिया फैबा पे इस कैरी आउट सेम ईयर, सेम साल में हो रहा था, 1958 में, है ना। तो अगर ये किसने किया था? टेलर इन 1958 इन्हें किए थे, परफॉर्म किए थे बेटा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। और क्या यूज किया था? थाइमिडीन यूज किया था। थाइमिडीन यूज किया था जो रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया था वो क्या था? यहाँ पे जिसे हम यही तो बोल रहे, फैबा, ये तो किसने किया था? ये टेलर ने किया था। ये दो तो ईयर लेकिन 1958 ही था, और इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। बाकी सब डीएनए स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट इन सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ बाय दी, ये वाले से प्रूफ हुआ था। और ये एनसीईआरटी की ऐसा के ऐसा लाइन दे रखी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेल्सन एंड स्टेले एक्सपेरिमेंट आफ्टर 4 जनरेशन, 4 जनरेशन के बाद नंबर ऑफ N14 एंड ये बताना N14 नंबर ऑफ N14। तो N14 डीएनए इज डैश इफ वी स्टार्ट वन सेल विद हैवी डीएनए एंड वन हैवी डीएनए के साथ हम अगर आपने स्टार्ट किया एक सेल है विद दी हैवी डीएनए और उसको ग्रो कर रहा है N14 सोर्स पे। अब यहाँ देखो, आपके पास में हैवी डीएनए, ठीक है। ये मतलब जो फर्स्ट वाला है वो ये कंडीशन, इसको रेड से बनाएंगे, हमारे पास में ये है, मतलब दोनों भी N15 है
ये वाली कंडीशन है, ऐसे लिखेगा ना इसको, ठीक है। यही तो बोल रहा है वो, एक सेल से स्टार्ट किया जो हैवी डीएनए। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एक जनरेशन आई तो दो हाइब्रिड बन जाएंगे। वो कैसे, ये दोनों स्ट्रैंड खुलेंगे ना बेटा, ये दोनों स्ट्रैंड खुलेंगे, देखो इस तरीके से, एक दो। अब यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस, दो हाइब्रिड आ गए, ये देख सकते हो। अब यहाँ से क्या होगा, अब सेकेंड जनरेशन लाना है आपको। अब फर्स्ट हो गया, सेकंड आएगी। अब सेकंड में क्या कर जाएगा बेटा, आप सोचो, ये चारों स्ट्रैंड अब क्या करेंगे, दे एक्ट एज अ टेम्पलेट। यहाँ से 8 आएगा, ये स्टैंड पहले खुल जाएगा इस तरीके से। अब सुन, ये देखो नेक्स्ट थर्ड कैसे आएंगी, ये दो स्टैंड इस तरीके से, और ये दो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, नॉर्मल वाली आएगी। अब कितने हाइब्रिड आए आपके पास में यहाँ पे, ठीक है। ये सेकंड जनरेशन के बाद में बेटा क्या आ गया, आपके 4 आ गए, ये है ना सेकंड जनरेशन के बाद ही तो है। अब यहाँ से क्या करोगे, अगेन आप यहाँ से इसको ओपन करोगे, ये समझना है आपको। तो यहाँ से अब कितने आएंगे, ये थर्ड जनरेशन ले लो, तो 8 आने वाले आपके पास में। अब यहाँ पे ये 8 ऐसे मिलेंगे ना बेटा, रेप्लीकेट हो रहा है ना, ऐसे तो बढ़ता है, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, अब ये 8 आएंगे ना इस तरीके से। दोनों स्टैंड ओपन हो गए, ये वाले दोनों स्टैंड को अलग करो। हाइब्रिड कैसे बनेगा, ये डीएनए स्टैंड ये खुल गया, ये भी अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों, ये दोनों, अब देख इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। अब ये क्या बनेगा, यहाँ से 8 बनेंगे, ये देखो 5 6 7 8 बन गए अलग अलग। अब ये थर्ड, अब फोर्थ जनरेशन लानी है आपको यहाँ पे, और फोर्थ जनरेशन आएगी, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। मुझे आपको ये बताना है, 16 आ जाएंगे, तो ये दो तो चल ही रहे अभी भी, तो यहाँ पे दो हाइब्रिड, इसका मतलब क्या हुआ, 16 - 2 कर दो बेटा, है ना। तो अब यहाँ पे बेटा आप फोर्थ जनरेशन भी ला लो, फोर्थ जनरेशन के बाद में आपके पास में या 16 आ जाएंगे। मुझे आपको ये समझाना है। आप देखो, ये फर्स्ट आपने देखा दो हाइब्रिड आ गए, है ना, डीएनए हमारा किस फॉर्म में, हाइब्रिड फॉर्म में आ गया, मतलब ये एक स्टैंड और ये एक स्टैंड इस फॉर्म में हमें देखने मिल रहा है, ये हमारा हाइब्रिड कहला रहा है, ये कंडीशन। अब आप चाहे इसकी कितनी भी जनरेशन कर लो, 2 जनरेशन 3 जनरेशन 4 जनरेशन, ये दो हाइब्रिड कांस्टेंट ही चल रहे हैं। अब अगर मैं फिर से इसको 16, अगर यहाँ से 4 जनरेशन भी लिखूँ, तो बेटा ये स्टैंड तो अभी भी खुलेगा ना, यहाँ से 8 से 16 बन जाएंगे, लेकिन ये दो नंबर अभी भी कांस्टेंट है। यहाँ 8 आए, 8 में से 2 आपको हाइब्रिड देखने मिल रहे हैं, और 8 में से 1 2 3 4 5 6 आपके ये वाले कंटेंट हैं, कौन से, N14 लाइट वाले। और ये अभी भी कौन सी कंडीशन में, ये N15 और N14 वाले कंडीशन में, ये वाले दोनों। तो आप चाहे फिफ्थ जनरेशन करो, सिक्स जनरेशन करो, ये दो कांस्टेंट रहने वाले हैं। मुझे ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताना था। तो इसका मतलब अब क्या होगा, टोटल अगर आप 4 जनरेशन ला रहे हो, पहले इसको लिख लो, कैसे जनरेशन आएंगी, यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा वो एक सेल लिया हमने, ये एक था, यहाँ से हमारा रेप्लिकेशन हुआ, 2 बने, 2 से यहाँ पे हमारे 4, 4 से 8 और 8 से 16। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन, ये थर्ड और ये फोर्थ। फोर्थ में आपके पास टोटल 16 आ रहे हैं। और आप देखो दो हाइब्रिड तो कांस्टेंट चल रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आपको ये कंडीशन बतानी है, ये प्योर बताने कि लाइट वाले कितने हैं। तो जब यहाँ पे थर्ड जनरेशन में आपके पास 8 में से 2 आपके ये वाले हाइब्रिड है बेटा, तो ये कट गए, तो 6। तो 16 में अगर फोर्थ जनरेशन में 16 आने वाले, उसमें से ये 2 कांस्टेंट है, तो 16 - 2 कर दो, 14 का आंसर आ जाएगा। 16 टोटल सेल आएंगे ना। अगर एक सेल था वो रेप्लिकेट किया, फिर 2 डीएनए बना, फिर 4, ये डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, 4 जनरेशन के बाद 16 देखने मिलेंगे। 16 में से आप देख रहे हो कि 2 तो हाइब्रिड का कांस्टेंट ही चल रहा है, तो 16 में से 2 हाइब्रिड रहेंगे, तो आपके 14 कितने आ जाएंगे, प्योर आ जाएंगे ये वाले। आप देख भी सकते हो, इसलिए मैंने इस तरीके से ओपन ओपन लिखा है इसको। तो 16 - 2 कर दो, 16 हमारे टोटल सेल थे, 2 हमारे हाइब्रिड है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। कट आंसर हमारा 14 गया। नहीं भी आए तो इसको स्टैंड को खोल के करना बेटा, इसलिए मैंने ये किया है कि प्रैक्टिस हो जाए। अब 16 ये वाला थर्ड फोर्थ जनरेशन लाने की यहाँ पे, इसको सबको खोलना, 16 आएंगे, तो 2 ये कांस्टेंट ही चलेंगे। ये बेसिक हमें चीज़ों को याद रखना है इस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। तो नेक्स्ट टाइम अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें याद रखना है हाइब्रिड तो कांस्टेंट चलने वाला है। इफ अ जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई 20 मिनट्स है, ठीक है, इफ वी स्टार्ट द 16 नंबर ऑफ द ई कोलाई, अगर हम स्टार्ट करते हैं विद द 16 नंबर ऑफ ई कोलाई, 16 नंबर से चालू कर रहे हैं, और उसके बाद में लाइट डीएनए है एंड ग्रोन इन द हैवी नाइट्रोजन सोर्स,
for the 80 minute. Calculate the cell having hybrid DNA. इक्वल आएगा डबलिंग टाइम 20 मिनट्स होता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि 20 मिनट में डिवाइड करो कितना हो जाएगा यहाँ पे। अगर नंबर ऑफ 16 से स्टार्ट किया आपने, जनरेशन इक्वल है, आपने स्टार्ट करी 20 मिनट की होती है और आप स्टार्ट कर रहे हो, इफ यू स्टार्ट विद 16 नंबर ऑफ द इक्वल है, तो ये 16 में, अगर ये 16 था तो 20 मिनट में क्या होगा, डबलिंग होकर 32 हो जाएगा बेटा। ये समझो क्वेश्चन को, 20 मिनट उसका डुप्लीकेशन टाइम में इक्वल आएगा और हमने स्टार्ट किया है 16 नंबर से, यहाँ पे 16 नंबर का दे रखा है, ठीक है। और 16 नंबर में इक्वल आई के पास में लाइट डीएनए है, ये भी ठीक है, शर्त मान ली लाइट डीएनए है। अब वो बोल रहा है आपने इसको ग्रो किया हैवी नाइट्रोजन में, मतलब हैवी नाइट्रोजन मतलब ये होता है, इसमें ग्रो किया, तो सोर्स जो हैवी नाइट्रोजन सोर्स में ग्रो किया फॉर द 80 मिनट्स के लिए, और कैलकुलेट करना है 80 मिनट्स के लिए ग्रो किया। तो अब मुझे बताओ, थोड़ा सा सोचो, 80 मिनट लगा रहे हो बेटा आप, टोटल 80 मिनट है और एक रेप्लिकेशन के लिए उसको 20 मिनट लगता है, तो इसका मतलब जनरेशन कितनी आ जाएंगी, 4 जनरेशन आ रही है। जनरेशन कितनी आ रही है, 4 आ रही है, सोचो, है ना, जनरेशन कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो अगर आप देखो यहाँ पे सोर्स ऑफ द 80, तो आपको बताना है कि कैलकुलेट सेल हैविंग हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए का आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अब यहाँ से आपके पास में, ये तो हाइब्रिड ही आएगा ना बेटा, ये सबसे मेन हाइब्रिड आएगा अभी आपके पास में, ठीक है, क्योंकि आपने ये क्लीन डीएनए था, इसको आपने ग्रो कर लिया, इसको मीडियम दे दिया आपने N15, अब ये दोनों स्ट्रैंड इस तरीके से ओपन हुए होंगे, ये ओपन हुए, अब न्यू स्ट्रैंड बनना चालू हुआ, ये वाला नाइट्रोजन इसने यूज किया, तो इस तरीके से आपको डीएनए स्ट्रैंड दिखेंगे, ये आपके हो गए हाइब्रिड। ये देखो, ये कंडीशन में हाइब्रिड आने वाले हैं, तो कट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये तो ठीक है। अब ये आगे क्या करेंगे, और अभी आगे और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि 20 मिनट ये 64 हो जाएंगे, जैसे 16 से 32 तो 32 से 64 देन सो ऑन। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे कैलकुलेट सेल हैविंग हाइब्रिड डीएनए बोला था, तो ये वाला होगा। क्लियर हो गया आपका, तो करेक्ट आंसर आपका 32 आएगा। अब 32 क्यों आएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में, अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सेम है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही, 32 आंसर आएगा, क्यों, 16 जनरेशन थी, आपने स्टार्ट किया 16 नंबर वाले सेल से स्टार्ट किया, तब तक उसके पास में लाइट डीएनए थे, क्लियर हो गया। अब 20 मिनट के बाद में यह हाइब्रिड आने वाला है, अब चाहे आप इसकी कितनी भी जनरेशन करा लो, ये हाइब्रिड ऐसे के ऐसे ही चलेंगे बेटा, 32 हाइब्रिड तो आपके पास में आना ही है। अब चाहे इसकी आप और आगे जनरेशन करा लो, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, ये कांस्टेंट रहेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन का ही कंसेप्ट लगाना है। देखो आपके पास में एक सेल था जो भले यहाँ पे ये वाला था, ये N15 था, लेकिन आपने इसको नॉर्मल, लेकिन हाइब्रिड जो आया, अब एक सेल से 2 सेल बने, यहाँ पे डीएनए 2 सेल नहीं, मतलब डीएनए डिवाइड हुआ बेटा, ठीक है। तो हाइब्रिड आपको कैसे देखने मिला था, यह हाइब्रिड कैसे आया, ये दोनों स्टैंड खुले बेटा, और यहाँ पे ये कंडीशन देखने मिली थी प्रीवियस क्वेश्चन में हमें, या न्यू बने, और ये आपने देखा था 16 में से आपने 2 हाइब्रिड लास्ट तक आपको देखने मिल रहा है। देखो ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे यही तो देखने मिला, ये आपने यूज किया, हाइब्रिड आया, उसके बाद में ये भली जनरेशन कितनी भी कर ली, नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन हाइब्रिड उतनी कांस्टेंट है। यहाँ पे भी 2 हाइब्रिड, भले यहाँ पे 8 आपको देखने मिल रहे सेल, और डीएनए रेप्लिकेट हो 8 सेल चले गए, लेकिन 2 कांस्टेंट है। 16 में भी कर लोगे तो ये 2 कांस्टेंट ही आएंगे। मुझे ये बताना है आपको कि जितना जो हमारे पास में आ जाता है बेटा, पहले ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ये इससे बड़े क्वेश्चन आप इससे इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मुझे बताओ ये हाइब्रिड, ये प्योर हाइब्रिड आया है क्योंकि आपने ये फर्स्ट जनरेशन है ना, ये फर्स्ट टाइम यूज किया है ये वाला, इस तरीके से। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, 64 आएंगे और ये ओपन होंगे, ये डबल ओपन होंगे ना, लेकिन हाइब्रिड प्योर कितना आएगा, 30, उसमें भी 32 ही रहेंगे। अभी आप करके देखना इसको, करेक्ट आंसर 32 आएगा, चाहे आप इसकी कितनी भी जनरेशन बढ़ा लो। ये कंसेप्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्सन स्टेल के एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज जो होता है हाइब्रिड डीएनए आफ्टर द 5 जनरेशन क्या होगा। यहाँ पे याद रखना है आपको कि ये जो कांस्टेंट होता है, ये जो मैंने बताया हाइब्रिड डीएनए जो होता है, ये वाला हाइब्रिड डीएनए कांस्टेंट होगा, नंबर जो होता है ना हाइब्रिड डीएनए नंबर, ये कांस्टेंट होता है, नंबर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मेल्सन स्टेले एक्सपेरिमेंट परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड बताना है अब आपको, तो बोलना क्या चाहता है क्वेश्चन में वो देखो।
अगर आपने सपोज ये एक सेल लिया, आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन है इस तरीके की N15 एंड N15, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कराई, ये आपके पास में ये फर्स्ट हो गया, ये एक है अभी आपके पास में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 100% द मेल्सन स्टिल एक्सपेरिमेंट परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड डीएनए आफ्टर 5 जनरेशन क्या होगा, पहले यहाँ से 2 आएगा बेटा, ये 2 बनेंगे, ये फर्स्ट जनरेशन कराई आपने, फिर यहाँ से 4 आए, फिर यहाँ से आपके 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 आएंगे। ये जनरेशन आप इस तरीके से करते हो रहे, ये सेकेंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन, ठीक है। यहाँ जो हाइब्रिड आएगा, यहाँ कैसा हाइब्रिड आएगा बेटा, देखो N15 को इस तरीके से लिख लो, सपोज ये डीएनए था, हम यहाँ बना लेते, ये हमारा डीएनए इस तरीके का है, एक जनरेशन करके देखते, ये डीएनए इस तरीके से ओपन हुआ, एरो कर लो, डीएनए ओपन हुआ, अब यहाँ क्या होगा, ये कंडीशन बनी, ये प्योर हाइब्रिड आपको देखने मिल रहा है, 100% हाइब्रिड है बेटा, ये वाली कंडीशन देखो, हाइब्रिड 100%, कोई इसमें ऐसा नहीं कि और भी आपको लाइट बैंड देखने मिल रहा नहीं, ये 100% हाइब्रिड है ये वाला, ठीक है। तो फोर्थ यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 100% हाइब्रिड है तो नेक्स्ट जनरेशन, अगर मैं फोर्थ नेक्स्ट तरफ जाऊँ सेकंड जनरेशन में, अब देखो चारों स्टैंड खुल जाएंगे बेटा, ये वाले, ये चारों स्टैंड को खोलो, 1 2, और ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये दोनों भी अलग हो गए। अब आप देखो क्या बना यहाँ पे, ये नॉर्मल बनना चालू हो जाएगा इस तरीके से, ये देख पा रहे हो आप, ठीक है। नहीं बेटा, यहाँ ब्लू वाले आएंगे, ये ब्लू आएंगे, हमारा ब्लू नॉर्मल लिया ना हमने, क्योंकि अब यहाँ पे सब जगह ब्लू आए, आइसोटोप आपने ये कलर का ले लिया था, ये आएंगे इस तरीके से, ये आपने हैवी लिया है क्योंकि ये नॉर्मल वाले आ गए। तो अभी भी ढूंढो बेटा कितने परसेंट आए, 4 में से, अब नेक्स्ट जनरेशन में जब आप जा रहे हो आपके पास 4 सेल मिले, उसमें से आपके पास में हाइब्रिड जो है वो कितना परसेंट बचा, 50% बचा। अब यहाँ ये वाले कंडीशन में, यहाँ 100% हाइब्रिड था। अब इसको चारों स्टैंड को खोलो, 8 सेल आने वाले आपके पास में, अब 8 में से 2 दिखने वाले है ना, तो 8 में से 2, यहाँ पे 25% हो गया, और यहाँ जब 16 पे आ जाओगे तो ये जनरेशन हमें 5 दिखानी है ना, 16 पे आ जाओगे कितना परसेंट हो गया ये, तो यहाँ पे 12.5% हो जाएगा, 16 में से 2 टोटल। अब देखो 16 में से 2 आपके पास में हाइब्रिड आने वाले, 2 हाइब्रिड आने वाले, तो 12.5%। अब 16 में से, अब यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, इसको यहाँ लिख रही हूँ बेटा, 5th जनरेशन यहाँ लिख देती हूँ, 5th जनरेशन में यहाँ पे 16 तो 32 आने वाले, 32 में से 2 आएंगे बेटा, 32 में से आपको क्या देखने मिलेगा, 2 क्या आने वाले आपके हाइब्रिड आने वाले, ये कितना परसेंट हो जाएगा, 6.25% हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या गया आपका, ये, क्योंकि 5th जनरेशन पूछा था। अगर वो आपको पूछ लेता 4th जनरेशन तो आप 12.5 ले लेते, 3rd जनरेशन पूछा 25% ले लेते, 50% पूछा तो आप कौन से जनरेशन पर रुक जाते, 2nd जनरेशन पर रुक जाते। करेक्ट आंसर आपका चले गया B1। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन निकालूं, यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट का क्या हुआ कि 5th जनरेशन के बाद, 5th जनरेशन के टोटल हमें क्या मिला, 32, उसमें से जो हमारे हाइब्रिड थे, हाइब्रिड 2 थे, और जो लाइट बैंड वाले थे वो 30 थे, ये देख लो, ठीक है। तो 2/30 कर लो बेटा, इस तरीके से निकालो ना, परसेंटेज कैसे निकालोगे, 2/30 इंटू 100, ठीक है, आपका परसेंटेज 6.25 ही आने वाला है। कंसेप्ट याद रखो बेटा, जनरेशन कितनी भी बढ़ेगी, कांस्टेंट, हाइब्रिड कांस्टेंट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी ऑब्टेन, अगर हम ऑब्टेन करें, 12 सेल है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 12 सेल है और विद द हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए मतलब इस तरीके का डीएनए, ठीक है। आफ्टर ग्रोइंग इकोलाई सेल फॉर 5 जनरेशन on N15 N14 सोर्स में आप कर रहे हो, that the calculate the how many cell initially was present N15 and N15 में। तो ओके, यहाँ पे क्या बोला है बेटा, देखो आपके पास में हाइब्रिड दे दी, आपने ऑब्टेन कर लिए, क्वेश्चन को समझना, आपने ऑब्टेन कर लिया हाइब्रिड डीएनए, ये आपका हाइब्रिड डीएनए 12 सेल, आफ्टर ग्रोइंग ई कोलाई, कब किया, जब आपने ई कोलाई पे, आफ्टर ग्रोइंग ई कोलाई फॉर 5 जनरेशन पे ऑन N14 सोर्स, N14 सोर्स तक आपने उसको ग्रो किया। कैलकुलेट करना है हाउ मेनी सेल इनिशियली वाज प्रेजेंट इन N14 एंड N15 एंड N15 मीडियम। देखो कैसा होगा, 6 सेल ही तो होगे ना, अगर आपके पास 12 हाइब्रिड आ रहे हैं
तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इनिशियली कितना होगा, 6 आएगा ना आपके पास में। इनिशियल जो नंबर है ऑफ सेल, ये क्या होगा, हाफ होगा, हाफ द नंबर ऑफ हाइब्रिड सेल। इनिशियल नंबर अगर ये मेरे पास इस तरीके से था, तो अब हाइब्रिड अगर जो आएगा, क्वेश्चन को समझो, ये हाइब्रिड को अगर मैं ओपन कर दूं इस तरीके से, ये हाइब्रिड आ गया। तो आप देख सकते हो ये इनिशियल नंबर है ऑफ सेल का, ये हाफ है। ये अगर 2 है तो ये एक, ये देखने मिल रहा है ना सेल का नंबर, ये एक सेल था, यहाँ 2 सेल है। इनिशियल नंबर ऑफ सेल इज हाफ द नंबर ऑफ हाइब्रिड सेल। समझ पा रहे हो, इनिशियल नंबर। तो अगर यहाँ 12 हाइब्रिड है तो इनिशियल कितना होगा, 6 हो गए। 12 तो नहीं हो सकता, 18 नहीं हो, ज्यादा कैसे हो जाएंगे, इनिशियल पूछा है, आपको पीछे जाना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 सेल। अब ये क्या कर लिया बेटा, रिवर्स करके क्वेश्चन पूछ लिया। ओहो, डिलीट हो गया हमारा, फिर से लिख लेते हैं। आपको 12 सेल दे रखे हैं हाइब्रिड के, जो हाइब्रिड है मतलब वो इस कंडीशन में, अभी हाइब्रिड है मतलब ये ऐसे बना लेते हैं, चलो ये हमारे हाइब्रिड है अभी, ठीक है। अब यहाँ से आपको बताना है कि आपने ऑप्टेन करे हैं 12 सेल को विद द हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए ऑप्टेन कर ली, ठीक है। जब आपने ग्रो किया ई कोलाई को, आफ्टर ग्रोइंग ई कोलाई सेल फॉर द 5 जनरेशन तक आपने उसको ग्रो किया और N14 सोर्स में ग्रो किया, तो आपको कैलकुलेट करनी कि हाउ मेनी इनिशियल वाज प्रेजेंट, इनिशियली वाज प्रेजेंट विद द N15 डीएनए, ठीक है। अब देखो, अगर 12 सेल दे रखे, आपको रिवर्स जाना है बेटा। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आपके पास में आपको हाइब्रिड निकालने थे, अब हाइब्रिड दे रखा है तो रिवर्स मूव करना है। जैसे आपके पास में ये एक डीआर रहता था नॉर्मल, अब यहाँ से हाइब्रिड कैसे आते थे, इस तरीके से ये 2 आते थे, है ना, सपोज ये आ रहे थे, ये आपका आइसोटोप, ये तो एक सेल था, 2 हाइब्रिड आ रहे थे आगे जाके। तो इसका मतलब अगर 2 हाइब्रिड दे रखे तो इनिशियल नंबर क्या था बेटा, 6 ही तो होगा ना इनिशियल नंबर आपके पास में। अगर मैं यहाँ पे बोलती कि यहाँ पे अगर 4 सेल आ रहे हैं आपके हाइब्रिड, इनिशियल नंबर क्या होगा, 2 सेल होगा, तभी तो 4 हाइब्रिड आए आपके पास में। ये आपको ध्यान में, तब से वही तो कर रहे हो, तब से हम वही तो कर रहे, इतना ही कि इसको रिवर्स करके क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो हमें याद रखना है, जो इनिशियल नंबर होता है ऑफ सेल्स का इज हाफ द नंबर ऑफ हाइब्रिड। ये चीज कंसेप्ट याद रखना है, करना थोड़ी इतना बड़ा बैठ के बेटा, ठीक है। तो 12 सेल्स थे तो इनिशियली क्या हो जाएगा हमारे, इसका मतलब 6 हो जाएगा। 12 तो नहीं हो सकते, ज्यादा कैसे हो जाएंगे, इनिशियली ज्यादा कैसे हो सकता है बेटा, हाइब्रिड से ज्यादा कैसे हो जाएंगे, ठीक है। इनिशियल बात करता 6 सेल्स थे, करेक्ट आंसर फर्स्ट बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर मैंने बोला मेरे पास भी N15 है, ये चलो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये अगर प्योर N15 है, अब मुझे इसको हाइब्रिड बनाना है, मैंने स्टैंड खोल दिया, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ पे हाइब्रिड बन गया ये चीज, तो मेरे पास में 2 हाइब्रिड है, ये 2 हाइब्रिड है मेरे पास अभी, ठीक है। लेकिन मेरे पास में इनिशियल सेल इसके साथ, इसके बारे में इसका कितना हुआ, एक ही तो हुआ मेरे पास में, अभी भी हाइब्रिड 2 है। सेम मेरे पास में अगर मैं 12 हाइब्रिड ले लूँ, इनिशियल मेरे ये सेल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यही तो तब से कहानी चल रही है। नेक्स्ट, अगर आप ऑप्टेन करते हो, इफ वी ऑप्टेन 20 सेल, 20 सेल दे दिया, ठीक है, विद द हाइब्रिड। अगर हम ऑप्टेन करते 20 सेल विद द हाइब्रिड डीएनए आफ्टर गोइंग, 20 सेल दे दिया बेटा, ऑन द 50 जनरेशन ऑन द N40 सोर्स, मुझे बताओ 50 जनरेशन दे दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन में इनिशियली पूछा गया है, अभी भी इनिशियली क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे नहीं जाना है, पीछे आना है, ठीक है। 50 जनरेशन ऑफ द N14 सोर्स, देन द कैलकुलेट, अगर आपने करे ऑप्टेन करे बेटा 20 सेल हाइब्रिड डीएनए के, आफ्टर ग्रोइंग ई कोलाई सेल ऑन द 50 जनरेशन तक आपने ग्रो किया और आपने हाइब्रिड लाया 20 ऑन 14 N14 सोर्स में, तो आपको कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी सेल इनिशियली वाज प्रेजेंट विद द N15। सेम क्वेश्चन है, नंबर चेंज कर दिए, 10 हो जाएगा ना बेटा। अगेन ये वाला कि इनिशियल नंबर ऑफ सेल इज हाफ द नंबर ऑफ हाइब्रिड सेल, जो इनिशियल सेल होते हैं वो हाफ हो गए हाइब्रिड सेल के। अगर आपने देखा N15 आपके पास में ये है, जब आप इसका स्टैंड ओपन करोगे ये कंडीशन आपको देखने मिलेगी, ये हाइब्रिड अगर 2 है तो इनिशियल एक ही सेल था आपके पास N15 का। ये हमारे यहाँ पे N15, ये N14 और ये N14 और ये N15 ऐसा देखने मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे N15 ही था। अब इसको आप 4 भी कर लो, ठीक है। अगर सपोज आप इसको डबल करते हो, यहाँ करके देखते हो 1
2 और 2 स्टैंड को खोल दो बेटा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा आपका नॉर्मल स्टैंड 1 2 3 4, 4 में से अभी भी अगर देखने जाओगे कितना हो जाएगा बेटा, अभी भी 2 ही तो हो गए, ठीक है। 4 में से अभी भी आपके पास में 2 ही है जिनके पास में N15 है, ठीक है बेटा। करेक्ट आंसर 10 ही होगा। इसका कंसेप्ट याद रखना है आपको, ये जो लिखा के थे इनिशियल नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो हाफ होते थे नंबर ऑफ द हाइब्रिड सेल, तो करेक्ट आंसर आपका 10 ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कल्चर प्लेट, अगर कल्चर प्लेट है, ठीक है, N14 was present, N14 was present है आफ्टर 80 मिनट 20 बैक्टीरिया was hybrid। आपको सिंपल सा दे दे कि 20 बैक्टीरिया हाइब्रिड है, 20 बैक्टीरिया हाइब्रिड है, ठीक है। देन हाउ मेनी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ कल्चर प्लेट विद द N14 डीएनए एट द सेम टाइम। मुझे बताओ, अगर फिर से कॉन्सेप्ट लगाओ थोड़ा, अगर 10 हाइब्रिड है आपके पास में, इसका मतलब इनिशियल सेल क्या था, 10 था। अगर 10 हाइब्रिड है, ये हमारा इनिशियल कैसा हो जाएगा, 10 थे। फिर यहाँ से जनरेशन स्टार्ट हुई बेटा, ये कितना आया आपके पास में, 20 हाइब्रिड आए। ये इनिशियल ऐसा था तभी तो 20 हाइब्रिड आए ना बेटा, ठीक है। 20 यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 40, ये 60, 80 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपके पास में हाइब्रिड है, अगर आप 80 मिनट 20 मिनट टाइम लिखते जाते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से आपने किया 80 मिनट, 20 मिनट ले लो, तो 40 मिनट, 60 मिनट एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 80 मिनट। ये तो करना है ना, प्लस ही तो कर रहा है बेटा, 60 मिनट ये तो चल रहा है हमारा, 80 मिनट आ गया, 20 मिनट कर रहे हैं ना, इसका मतलब सिंगल हो जाएगा, समझो। 20 कर लो या तो 80 मिनट कर लो, 80 मिनट तक चलेगा, मतलब 20 हर इसके डिफरेंट, मतलब मेरे को टाइम लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं 20 लिख देती, 20 में 20 मिनट लिख देती, तब कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें 20 मिनट लिया, फिर इसने भी 20 मिनट लिया, इसने भी 20 मिनट लिया और इसने भी 20 मिनट लिया। तो सिंपल सा अगर आप एक काम करो, टोटल आपके पास में टाइम दिया 80 मिनट, 80 मिनट दिया है, तो बैक्टीरिया इक्वल आई का जो ड्यूरेशन होता है वो 20 मिनट होता है। एक बार रेप्लिकेशन करने का तो 80 डिवाइडेड बाय 20 कर दो, 4, इसका मतलब 4 जनरेशन आपको देख करनी है, 4 जनरेशन इस तरीके से निकालते हैं जनरेशन कितनी है करके। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 80 मिनट 20 बैक्टीरिया आपको हाइब्रिड मिले, देन हाउ मेनी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर प्लेट विद द N14 डीएनए एट द सेम टाइम। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 जनरेशन हो गई ना, 80 आ गया ना, 80 के बाद में यहाँ पे 160 आएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। अपन ने यहाँ क्या कर दिया, एक स्टेप को बढ़ा ही दिया, ये यहाँ करती करती ना 80 लिखना था हमें यहाँ पे, और 80 से 160 होता है, और ये 20 मिनट लेगा, बीच में एक 60 एक्स्ट्रा लिख दिया 160। अब ये आपको आ गया, आपका टोटल देख लो टाइम 20 80 मिनट हो गया बेटा टोटल, 4 जनरेशन आपने करा ली। अब वन कंसेप्ट याद करो, 160 हाइब्रिड कितने हो गए यहाँ पे, टोटल कितना है, टोटल 160 है, ठीक है। उसमें से हाइब्रिड कितने हो गए अभी आपके पास में, 20 दे रखे, हाइब्रिड कितने दे दिए, 20 दे दिए। तो एंड मुझे बताओ टोटल अभी आपके पास 160 है और हाइब्रिड आपके पास में 20 है, तो टोटल कितना हो जाएंगे जो हमें पूछा गया है, N14 प्योर वाले 140 नहीं हो जाएंगे। कट आंसर ए आ गया, ठीक है। अरे बेटा फिर हमारा डिलीट हो गया, आज क्या ही हो रहा है। देखो 20 हाइब्रिड दिए थे, फिर से लिख लेते जल्दी जल्दी, 20 हाइब्रिड दिए थे, ठीक है। अब देखो आपके पास में इनिशियली 10 हुए हो गए, तभी तो आपके पास में 20 हाइब्रिड आए, फिर 20 से बेटा 40 आए, फिर 40 से 80 आया और 80 से 60 आया, 160 आया। ये कैसे निकाला, और क्योंकि आपको टोटल टाइम दे रखा है 80 मिनट का, 80 मिनट का टोटल टाइम है। अब किसकी बात कर रहे हो आप यहाँ पे, बैक्टीरिया की बात करो, बैक्टीरिया का एक जो जनरेशन टाइम होता है 20 मिनट होता है, तो इसका मतलब 80 डिवाइड बाई 20 करो, 4 जनरेशन लग रहे हैं आपको यहाँ पे, ये भी निकालना जरूरी है ना। ये 20 मिनट इसको 20 मिनट 40 मिनट हो गए, इसके बाद में ये 20 60 मिनट हो गए, और टोटल हमने लग लिया 80 मिनट, ये हो गया हमारा। ये आया 160 टोटल, 160। इसमें से हाइब्रिड हमें दे रखा है कि 120 है, और हमें बताना है कि N14 वाले ढूंढने हैं हमें, एन टोटल वाले N14। तो जब इसमें से हाइब्रिड इतने हैं तो हमें N14 हमारे कितने मिल जाएंगे, हमारे 140 मिल गया,
करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला। बस बेटा ये ऐसे निकालना है, इतना ही कंसेप्ट लगाना है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। पहले बस जनरेशन टाइम निकाल लेना, क्योंकि हमें पता है लेकिन जनरेशन टाइम कभी भी निकालना पड़ता है। 80/20 कर लेना, ये टोटल हो गया। और ये बैक्टीरिया का गिवन जो बैक्टीरिया का ड्यूरेशन होता है ना डुप्लीकेशन का, वो तो 4 जनरेशन आपको यहाँ पे लगे, इसलिए आपने उसको 4 बार 1 1 2 3 4 4 बार मल्टीप्लाई हुआ ना बेटा, डुप्लीकेशन हुआ, करेक्ट आंसर हो जाएगा 140। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जो टेलर एक्सपेरिमेंट था, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, फेविपिरामिड इज ग्रोन इन, ये हैवी थाइमिडीन पे यूज किया था ना बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। रेडियो एक्टिव था लेकिन वो हैवी नहीं। स्पेसिफिक आंसर क्या लोगे इसका, रेडियो एक्टिव लोगे, ठीक है। एडेनाइन नहीं, साइटिडीन नहीं, थाइमिडीन यूज किया था लेकिन वो रेडियो एक्टिव था। करेक्ट आंसर B1 हो जाएगा। Which of the following is not true about DNA polymerase? ये DNA polymerase एंजाइम बेटा DNA रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, और याद करो इसका काम है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना। जो डीएनए के टेम्पलेट को यूज करेगा, डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करेगा, इसका सबस्ट्रेट क्या होगा, काम ही उसका डीएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। तो डीएनए डीएनटीपीस क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड है हमारे, ये प्रोडक्ट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जब न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा तो क्या बन रही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही तो बन रही है, लेकिन ये 5 एंड पे नहीं जोड़ेगा बेटा, ये गलत हो गया, ये 3 एंड पे जोड़ेगा। वो कैसे, क्योंकि अगर आप डीएनए के टेम्पलेट को देखो, ये आपका डीएनए है, एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर आपने लिया ये स्टैंड का 5 to 3 पोलैरिटी, ये स्टैंड लिया आपने, और ये वाला 3 to 5 है। अब डीएनए पॉलीमरेज को थोड़ा सा पहले इसके ना ये है कि इसको काम करने के लिए थोड़ा प्राइमर चाहिए, आपने दे दिया, उसके बिना काम नहीं करता ये, चलो प्राइमर ऐड कर दिया। अब डीएनए पॉलीमरेज आया, ये अपना काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज नाउ वर्किंग। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड जो जोड़ रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, ये चल किस डायरेक्शन में, इधर चल रहा है, 5 to 3 जा रहा है, ठीक है। तो आप देखो ये कौन से एंड पे स्टार्ट किया उसे जोड़ना, 5 से स्टार्ट किया ना, 5 पे थोड़ी जोड़ा, 3 से स्टार्ट किया ना, देख पा रहे हो आप। चल कहाँ रहा है वो, 5 से 3 बन रहा है, ये नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन रहा है, और इसने ये वाला जो स्टैंड था इसको एज अ टेम्पलेट यूज कर रहा है, वो वाले स्टैंड को। तो कंडीशन गलत कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। वो 3 प्राइम से स्टार्ट कर रहा है, जा 5 to 3 डायरेक्शन में रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा D1 हो जाएगा, जो गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट हो सकता है डीएनए पॉलीमरेज के लिए, हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए प्योर, DAMP, ये ड्यूअल, देखो ये हमारे, ये तो आरएनए में होगा, ये तो हट जा, ये तो नहीं होगा डीएनए पॉलीमरेज में नहीं, ये जीडीपी है। अगर आप देखोगे इसको इस तरीके से होगा, बट सीटीपी ये आएगा, है ना, इस तरीके से, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। आपको चाहिए होता है DNTP, अभी आपने एक क्वेश्चन में सॉल्व किया, DNTP चाहिए आपको, ट्राइफॉस्फेट, जो न्यूक्लियोटाइड है वो ट्राइफॉस्फेट चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी बन जाएगा। ड्यूअल सबस्ट्रेट बेटा याद करो, जो आपका देखने मिलता है ना न्यूक्लियोटाइड होता है, ड्यूअल फंक्शन होता है उनके, सबस्ट्रेट की तरह भी काम करते हैं और एज अ एनर्जी भी। एटीपी की अगर बात करोगे ना तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, जीडीपी नहीं बेटा, हमें ये डीएनटीपी चाहिए, याद करो, ट्राइफॉस्फेट अच्छे से चाहिए। तो इसका मतलब पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। बाकी में क्या है ना, एक फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है, हमें ये कंप्लीट लगता है, इसलिए ये वाला ठीक है। डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत बोल रहा है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज बताओ क्यों होगा रिक्वायर्ड, क्योंकि प्राइमर बनाना होता है। प्राइमर जो होता है आपने अभी देखा था, जब आप डीएनए, ये स्टैंड है, सपोज ये आपका 3 to 5 है और ये 5 to 3 है, ये डीएनए पॉलीमरेज जब स्टार्ट करता है अपना काम करना, उसको आपको एक पहले ट्रीटमेंट दिया जाता, ट्रीटमेंट मतलब जैसे हम बात करें प्राइमर की जरूरत होती है, नहीं तो वो काम नहीं करता है अपना, उसको प्राइमर जो है, फिर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आके अपना काम करेगा। प्राइमर, तो प्राइमर क्या होता है, आरएनए प्राइमर होता है, 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स का हमें देना पड़ता है बेटा। तो ये जो प्राइमर होता है ये कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट होता है, आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है, लाइगेज भी काम करेगा। अब क्या होता है, लाइगेज कहाँ काम करता है, देखो ये वाला स्टैंड तो ठीक है बेटा, यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्शन में बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये वाले स्टैंड पे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, ये वाले स्टैंड पे, यहाँ पे आपको प्राइमर जो है ना बार बार जोड़ने पड़ते, फिर ये स्टैंड बना, फिर प्राइमर जोड़ोगे, फिर थोड़ा सा डीएनए फ्रैगमेंट बना, फिर स्टैंड जोड़ोगे, ये प्राइमर और ये डीएनए के फ्रैगमेंट,
और ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट इसको बोलते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो स्मॉल फ्रैगमेंट बनते हैं इसको ओकाज़की फ्रैगमेंट बोलते हैं। और ये ओकाज़की फ्रैगमेंट को फिर डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद में ज्वाइन कर दिया जाता है लाइगेज के हेल्प से, क्योंकि ये वाले स्टैंड पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है बेटा। इसको लीडिंग स्टैंड भी बोला जाता है, इसी को लीडिंग स्टैंड बोला जाता है। और यहाँ पे आपको कंटिन्यूस सिंथेसिस देखने में, तो यहाँ पे बार बार नहीं जोड़ना पड़ता, यहाँ पे कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है। करेक्ट आंसर है ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमर। हाँ जी बेटा, वो डीएनए का ही तो टेम्पलेट यूज कर रहा है और न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। एंडोन्यूक्लियस की अभी यहाँ पे कहीं हमें जरूरत नहीं पड़ी। विच इज करेक्ट अबाउट एंजाइम विच प्रोड्यूस एमआरएनए ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। एमआरएनए बेटा सॉरी, हमें प्राइमर बोलना है। प्राइमर की जरूरत कहाँ पड़ती है मैं आपको बता चुकी हूँ। छोटा पीस लगता है डीएनए पॉलीमरेज को काम करने से पहले 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड का हमें एक सीक्वेंस देना होता है, हम उसे प्राइमर बोलते हैं। वो आरएनए प्राइमर होता है और आरएनए प्राइमर बनता है डीएनए से, तो वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहलाएगा वो एंजाइम का नाम। तो इट फॉर्म्स प्राइमर ऑन बोथ स्ट्रैंड। हाँ ये ठीक है, दोनों स्ट्रैंड पे आपको प्राइमर देखने मिल रहा है, कोई गलत नहीं है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, हाँ क्योंकि वो डीएनए को यूज कर रहा है। जिसको यूज करते हैं हम कोई चीज बनाने के लिए, जिसको यूज करते हैं वो डिपेंडेंट वर्ड उसके सामने लगा देते हैं। डीएनए को यूज करके आरएनए बना रहा है, आरएनए प्राइमर बन रहा है, और आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज है। ऑल्सो नोन एज प्राइमेज, एंजाइम का नाम प्राइमेज भी है। प्राइमेज एंजाइम बोला तब भी वो प्राइमर ही बना रहा है, और प्राइमेज एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। राइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट, हाँ जी न्यूक्लियोटाइड तो जोड़ रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा D1। हमें इनका एक स्टेटमेंट बताना है, क्या गलत है। प्राइमर सिंथेसाइज होता है 5 to 3 डायरेक्शन में। हाँ जी बेटा, आप दोनों स्टैंड में देखो ना, ये आपने डीएनए देखा, ये खुल गया, ये 5 to 3 है, ठीक है, ये 3 to 5 स्टैंड है। अब ये जो आरएनए बन रहा है ये भी बेटा उसी डायरेक्शन में ही बनेगा, ये इसका डायरेक्शन भी यही होता है, ये भी 5 to 3 ही चलता है इस तरीके से, ठीक है। तभी तो यहाँ पे ये 5 to 3 चलेगा ना, ये पूरा स्टैंड, दोनों भी स्टैंड पे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और यहाँ से ये स्टार्ट होता है प्राइमर इस तरीके से, और ये डायरेक्शन चलेगा, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, जो डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज ऑलवेज पॉलीमराइजेशन 5 to, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ोगे तो ये तो दिमाग में फिट करना है कि 5 to 3 डायरेक्शन चल रहा है। आप अभी भी देख सकते हो कहाँ जा रहा है वो, 5 से लेके चल रहा है, इधर से इधर मूव कर रहा है, यूज कर रहा है टेम्पलेट ये वाला 3 to 5 वाला, लेकिन यहाँ से 5 एंड से इधर नया स्टैंड बन रहा है ना, चल कैसे रहा है वो 5 से 3 की तरफ जा रहा है, तो 5 to 3 डायरेक्शन। लीडिंग स्टैंड पे डीएनए रेप्लिकेशन 3 to 5 होता है, ये ठीक है। लैगिंग पे 3 नहीं बेटा, दोनों पे सेम होगा, दोनों पे 3 to 5 ही होगा, चाहे लीडिंग हो या लैगिंग स्टैंड हो, दोनों पे 5 to 3 डायरेक्शन ही होता है। यहाँ पे भी देखो 3 to 5 है तो पोलैरिटी ये डायरेक्शन में बन रहा है स्टैंड, इसका अपोजिट बनेगा ना, 5 to 3 चल रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। लाइगेज का काम होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है, यहाँ क्या होता है बेटा, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड भी आपने प्राइमर ऐड किया, ये प्राइमर ऐड किया, छोटा सा डीएनए का फ्रैगमेंट बना, ये डीएनए फ्रैगमेंट बन गया, फिर आपको प्राइमर ऐड करना पड़ता है, फिर फ्रैगमेंट बनता है। तो ये डीएनए को बाद में रेप्लिकेशन खत्म होने के बाद में हम क्या करते हैं, लाइगेज करते ज्वाइन कर देते हैं, है ना। तो डीएनए क्या न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तो ये ठीक हो जाएगा। जो इनकरेक्ट है वो थर्ड जाएगा। डायरेक्शन याद रखना है 5 to 3। चलो बच्चों आगे, एंजाइम जो ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे आप देखो बेटा डीएनए, ये डीएनए था, अभी अपना ये नॉर्मल डीएनए, अब इसको रेप्लिकेट करना है, तो सबसे पहले हमें इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉक बने, एक स्मॉल ओपनिंग ओपन हो, जिसे हम रेप्लिकॉन बोले, है ना। तो ये काम कौन करता है, ये हेलिकेज, कभी भी याद रखना, हेलिकेज एंजाइम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। जब ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड तो क्या होगा, डीएनए खुलेगा। देखो एक साथ तो डीएनए पूरा खुलता नहीं है, एक स्मॉल ओपनिंग होगी जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये जाएगा। ये टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, जैसे आपने ये डीएनए देखा, देखो ये डीएनए है, अभी आप इसको क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, ये ओपन हुआ, ये ना और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग दिखाता है, डीएनए इस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग दिखाएगा। तो ये टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करता है। और लाइगेज के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी, लाइगेज का काम होता है डीएनए के फ्रैगमेंट को ज्वाइन करना। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। करेक्ट आंसर आपका क्या चलेगा यहाँ पे, A1। क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, ओकाज़की फ्रैगमेंट प्रेजेंट होते हैं लैगिंग स्टैंड पे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, लैगिंग स्टैंड पे ही आपको ओकाज़की फ्रैगमेंट देखने मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। क्योंकि लैगिंग स्टैंड पे ये बोलने का मतलब है, ये आपने डीएनए देखा, ये 5 to 3 है। अगेन आप देखो जो डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में काम कर रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं, 5 to 3 ये कंटिन्यूस स्टैंड है। ये कैसा स्टैंड है, कंटिन्यूस है, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं लग रहा है,
इसी को लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। लेकिन ये वाले इस पे आपने प्राइमर ऐड किया, ये प्राइमर ऐड कर दिया, फिर थोड़ा सा सिंथेसिस हो रहा है डीएनए, फिर आपको प्राइमर ऐड करना पड़ रहा है, तो ये छोटे छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट बन रहे हैं, ये डिसकंटिन्यूस होता है। ये वाले स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूस होता है डीएनए सिंथेसिस, ये 3 to 5 हो जाएगा आपका स्ट्रैंड, ये डिसकंटिन्यू, इसी को लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। और ओकाज़की फ्रैगमेंट, डीएनए के जो ये फ्रैगमेंट होते हैं इन्हीं को ओकाज़की फ्रैगमेंट बोला जाता है। ओके फ्रैगमेंट हम लिख दो, है ना, ओकाज़की फ्रैगमेंट। ओकाज़की फ्रैगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड पे होते हैं, ओकाज़की फ्रैगमेंट जॉइंट होते हैं लाइगेज से, ये भी ठीक है। ऑन लीडिंग स्ट्रैंड रिपीटेड आरएनए सिंथेसिस ऑकर, लीडिंग स्ट्रैंड पे रिपीटेड आरएनए सिंथेसिस ऑकर होता है। लीडिंग नहीं बेटा, ये गलत हो जाएगा। लीडिंग स्ट्रैंड पे कैसे, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, कंटिन्यूस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, यहाँ लिख लो। जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है वो ही लीडिंग स्ट्रैंड है। तो लीडिंग स्ट्रैंड पे कंटिन्यू प्राइमर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है वो आपका लैगिंग स्ट्रैंड है, और लैगिंग स्ट्रैंड पे आपको ओकाज़की फ्रैगमेंट देखने मिलते हैं। जो डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनते हैं उसे ओकाज़की फ्रैगमेंट बोला जाता है। ऑन लैगिंग स्ट्रैंड रिपीटेटिव आरएनए की हमें ऐड करने की जरूरत पड़ती है, हाँ ये ठीक है, गलत वाला सी चलेगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रेप्लिकॉन, नंबर ऑफ रेप्लिकॉन प्रेजेंट होते प्रोकैरियोट में, कितने होते हैं बेटा, ओनली वन। प्रोकैरियोट्स की बात करिए, प्रोकैरियोट्स में वन रेप्लिकॉन होता है, ठीक है, और यूकैरियोट्स में मैनी रेप्लिकॉन हो गए, यूकैरियोट्स में मैनी। गेट आंसर, फर्स्ट वन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द वन रेप्लिकॉन, सिंगल ओरिजिन नहीं बेटा, टू टर्मिनस नहीं, टू रेप्लिकेशन फॉर्क की हम बात नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट, सिंगल रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, वन रेप्लिकॉन, वन ओरिजिन, टू रेप्लिकेशन फॉर्क, टू टर्मिनल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिंगल रेप्लिकेशन फॉर्क, क्योंकि वन रेप्लिकॉन है, वन ओरिजिन होगा, वन रेप्लिकॉन, वन ओरिजिन, ठीक है, दो रेप्लिकेशन फॉर्क और दो टर्मिनल्स, ठीक है, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। वन रेप्लिकॉन वन ओरिजिन, लेकिन वन रेप्लिकॉन है तो इसके पास में दो रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन ना बेटा, हाँ रेप्लिकेशन, ये होगा, तो यहाँ पे सिंगल दे दिया, ये इनकरेक्ट चले गया, ठीक है। अब ये रेप्लिकॉन होता क्या है बेटा, रेप्लिकॉन होता क्या है, ये एक क्या है, स्मॉल यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है, किस पे, यूनिट होती है डीएनए पे, स्मॉल यूनिट होती है डीएनए पे, जहां से इंडिपेंडेंट क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है डीएनए पॉलीमरेज, इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन चलेगा, ये देखने मिलता है हमें, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में मैनी रेप्लिकॉन, प्रोकैरियोट में सिंगल रेप्लिकॉन, तो इसका मतलब ये है, आप देखो ये डीएनए है आपका इस तरीके से, मैं यू प्रोकैरियोट का बनाना चाहती हूँ सिर्फ अभी, ठीक है। ये एक सिंगल यहाँ पे क्या हो गया, ये सिंगल ओरिजिन है, सिंगल ओरिजिन है, तो सिंगल रेप्लिकॉन सिंगल ओरिजिन, डीएनए रेप्लिकेशन फास्टर देन यूकैरियोट, सिंगल सिंगल ओरिजिन सिंगल रेप्लिकॉन, तो हमें ये देखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अभी आपके पास में, D1, ठीक है। तो दो रेप्लिकेशन फॉर्क कैसे हुए ये भी समझ लो, फिर सिंगल रेप्लिकेशन वाला देख लिया। अब क्या होता है, ये जो डीएनए है ना, ये भी आपने देखा, ये इसका ओरिजिन है, ये इसका ओरिजिन था। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से डीएनए ओपन होगा बेटा, अभी आप देखो ऐसा डीएनए ओपन हुआ, ये ओपन हो रहा है, अब यहाँ पे डीएनए ओपन होगा ओरिजिन पे, है ना, इस तरीके से ओपन हो रहा है ये देखो इस तरीके से, ये ओरिजिन से क्या होता है, डीएनए ओपन हो रहा है, आप देख सकते हो डीएनए ओपन होता है इन ओरिजिन, ये ओरिजिन था हमारा, जितने ओरिजिन उतने रेप्लिकॉन, तो ये ऐसा बना लेगा। अब ये वाला अलग कैसे हो जाएगा, देखो ये कंडीशन आपको इस तरीके से देखने मिलेगी, मतलब अब ये वाली कंडीशन देखने मिलती है, ये 5 to 3 और ये वाली, ये कंडीशन होगी, ये क्या हो जाएगा 3 to 5, ठीक है। ये दो रेप्लिकॉन रेप्लिकेशन फॉर्म, ये एक, ये देखने मिलता है, इसलिए हमें इनका एक स्टेटमेंट बताना है। रेप्लिकेशन फॉर्क मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन, क्या ये सही है, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क मूव टूवर्ड द टर्मिनस, लैगिंग स्टैंड डीएनए लैगिंग स्टैंड पे डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, लैगिंग स्टैंड बोला है मतलब बेटा आपका डिसकंटिन्यू स्टैंड है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन
लीडिंग स्टैंड पे डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म, ये गलत हो जाएगा, टूवर्ड्स होगा, ये टूवर्ड्स होता है। देखो रेप्लिकेशन फॉर्क कहाँ है बेटा, सेंटर में है, समझो ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है। अब आपने क्या बोला, लीडिंग स्टैंड में टूवर्ड्स हो रहा है, ये आपका 3 to 5 है, ये किधर आ रहा है, इस साइड आ रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, ये 5 to 3 है, ये डिसकंटिन्यू है, मतलब वो ये वाला स्टैंड इस तरीके से जा रहा है, ये आपका लैगिंग हो जाएगा और ये आपका लीडिंग हो जाएगा। ये इस जब आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, 1 मिनट बेटा, हमने इसको उल्टा बना दिया क्या, 2 मिनट, हमने इसको मार्किंग गलत कर दी, ठीक है। ये देखो अभी प्रीवियस हमने डायग्राम तो बनाए थे बेटा, ये देखो ये है आपका, अगर आप इसको 3 to 5 दे रहे हो डायरेक्शन, ये आपका चलेगा कैसे, यहाँ से बनाएगा बेटा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अभी भी ये 5 to 3 जाना पड़ेगा इसको, ये अभी लैगिंग हो जाएगा आपका। अब ये वाला स्टैंड अगर आप ले रहे हो 5 to 3, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये कंटिन्यू चलेगा, इतना ही देखो, टूवर्ड जा रहा है रेप्लिकेशन फॉर्म, ये अवे जा रहा है रेप्लिकेशन फॉर्म, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका D1। अवे अवे लिख दिया, टूवर्ड, बाकी सब चीजें यहाँ पे ठीक है। रेप्लिकेशन फॉरवर्ड मूव टूवर्ड द टर्मिनल अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये ठीक है दोनों केस में। विच करेक्ट अबाउट प्राइमेज, प्राइमेज क्या है बेटा, अभी मैंने बताया था, प्राइमेज एंजाइम जो होता है, प्राइमर बना रहा है, क्या बना रहा है, प्राइमर बना रहा है, और प्राइमर क्या, आरएनए प्राइमर है, जो डीएनए रेप्लिकेशन में हमें डीएनए पॉलीमरेज के काम करने से पहले हमें देना पड़ता है, 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड का पीस होता है। ये क्या बना रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज तो नहीं हुआ, आरएनए बन रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज हुआ, लेकिन यूज किसको कर रहा है, डीएनए को यूज कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोल सकते हैं यहाँ पे। तो आरएनए पॉलीमरेज भी है और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी है, तो हम बी एंड सी ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। क्योंकि अब आपने देखा ना बेटा, क्या बना रहा है, ये यही तो बना रहा है, प्राइमेज आरएनए पॉलीमरेज है ना, प्राइमर फॉर्म करता है, प्राइमेज क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो क्या कर रहा है, प्राइमर को फॉर्म कर रहा है, प्राइमर फॉर्म। डीएनए रेप्लिकेशन इज डिफर कैसे करता है ट्रांसक्रिप्शन से, डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो रहा है बेटा, ऑकर बोथ ऑकर इन द 5 to डायरेक्शन में, ये ठीक है, इनको दोनों को डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज करते हैं, बोथ रिक्वायर्ड ओरिजिन, इसको ओरिजिन की रिक्वायर्ड नहीं होती है बेटा, अगर हम ये वाला देखें, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन की रिक्वायर्ड रेप्लिकेशन में होती है, ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर होता है, प्रमोटर से एंटर करता है बेटा, इनिशिएशन कहाँ से होता है, एंजाइम कहाँ बाइंड करता है, प्रमोटर होता है इसके पास में, ये डिफर है, ओरिजिन नहीं होगा, ओरिजिन किस में, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है, प्रमोटर होता है, ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर होता है, ये गलत हो जाएगा, ओरिजिन कहाँ देगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन में नहीं होता है। अब स्टेप हमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें इनका एक स्टेटमेंट बताना है, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, हाँ जी बेटा, ये जो डीएनए होता है ना, अगर इसको रेप्लिकेशन करना है तो पहले डीएनए को ओपन करना पड़ेगा, तो उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, वो एंजाइम का नाम हेलिकेज होता है। सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन, ये क्या करता है, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड अभी डीएनए ओपन होगा ना, तो ये क्या करेगा, सिंगल स्टैंड रखेगा बेटा, जो डीएनए को टोपो आइसोमरेज डिक्रीज करता है, जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, ठीक है। डीएनए लाइगेज लिंक करता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड विद द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये गलत हो जाएगा ना बेटा, ये तो डीएनए लाइगेज तो डीएनए को फ्रेगमेंट को जोड़ रहा है, आपने देखा, ये क्या करता है, ज्वाइन करता है डीएनए फ्रेगमेंट को, जो ओकाज़की फ्रेगमेंट बन रहा है, तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को नहीं कर रहा है, तो डीएनए फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट जोड़ सकता है इस तरीके से, बट ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तो पॉलीमर बना, पॉलीमरेज है ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड नहीं बात करेंगे, गलत हो जाएगा ये, डीएनए लाइगेज एंजाइम है, क्योंकि क्या करेक्ट है यहाँ पे ये बताना है। रेप्लिकॉन प्रोकैरियोट में स्मॉलर देन द यूकैरियोट रेप्लिकॉन, यूकैरियोट रेप्लिकॉन नंबर इज मोर, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, रेप्लिकॉन प्रोकैरियोट में एक ही था, अभी आपने डिस्कस किया, ये चीजें याद रखनी है बेटा, प्रोकैरियोट में जो रेप्लिकॉन था वो एक ही था, ठीक है, और यूकैरियोट में मेनी रेप्लिकॉन है, और रेप्लिकॉन स्टार्ट रेप्लिकेशन वंस इन अ सेल साइकिल, नहीं बेटा ये नहीं होगा, वंस नहीं आएगा, ये गलत हो गया, और रेप्लिकॉन स्टार्ट रेप्लिकेशन वंस इन अ सेल साइकिल नहीं आता, डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट स्लोअर देन द यूकैरियोट, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट का कैसे स्लोअर हो सकता है, यूकैरियोट का फास्टर होगा, ठीक है। और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है प्रोकैरियोट में लार्जर होता है बेटा, स्मॉलर नहीं होता है, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये चीज कुछ डिफरेंसेस गलत दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा सही हुआ वो B1 हुआ, बाकी गलत चले जाएगा, क्योंकि यहाँ लार्जर आना चाहिए था, यहाँ पे फास्टर आना चाहिए था, यहाँ फास्टर आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन रेप्लिकेशन फॉर्क हैव टोटल नंबर ऑफ ओकाज़की फ्रैगमेंट 10 है, क्वेश्चन में क्या बोला है
कि अगर एक रेप्लिकेशन फॉग हैव टोटल नंबर ऑफ ओकाज़की फ्रैगमेंट 10 है, देन द टोटल नंबर ऑफ प्राइमर सिंथेसिस इन रेप्लिकॉन आर, क्या हो जाएगा बेटा? एक रेप्लिकॉन, सोचो एक रेप्लिकॉन में 2 रेप्लिकेशन फॉग होते हैं, यही तो हमने पढ़ा है कंसेप्ट में अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर ओकाज़की फ्रैगमेंट 10 है और सिंथेसिस कैसा होता है? ये डीएनए चल रहा है, ये तो ये देखते ना अभी, ये सेपरेट हो जाएंगे ना फिर अभी, ठीक है। तो आप देखो ये एक लीडिंग स्टैंड है, ये लीडिंग स्टैंड है, ये आपका लैगिंग स्टैंड हो गया, और ये इसका लीडिंग स्टैंड है, ये लैगिंग स्टैंड हो गया। तो रेप्लिकेशन फॉग कितना दिया है? 10+1 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या होगा बेटा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रेप्लिकेशन फॉग है, लैगिंग स्टैंड पे हमें ओकाज़की फ्रैगमेंट देखने मिलता है, यहाँ ओकाज़की फ्रैगमेंट हमें देखने मिलता है यहाँ। तो यहाँ पे तो 10 है, तो वो यहाँ पे भी 10 होगा क्योंकि 2 रेप्लिकेशन फॉग है, ठीक है। तो कट आंसर वगैरह क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 रेप्लिकेशन फॉग देखने, ठीक है। तो अब लेकिन अगर आप एक रेप्लिकेशन फॉग की बात कर रहे हो बेटा, ये टोटल ये एक पूरा ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको 10 मिल रहा है तो लीडिंग में क्या आता है? लीडिंग में कोई दिक्कत ही नहीं, एक ही प्राइमर चल रहा है बेटा, कंटिन्यू चल रहा है। तो अगर एक रेप्लिकेशन अगर फॉग की बात करें तो 10 हो गए हमारे ये वाले लैगिंग स्टैंड वाले, और एक हो गया हमारा लीडिंग स्टैंड वाला, मतलब टोटल 11 हो रहे। एक रेप्लिकेशन फॉग पे 2 रेप्लिकेशन फॉग में कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। इस तरीके से आपको निकालना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑकरेज इन द सेल साइकिल में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, हाँ जी बेटा एस फेज में होता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑकर इन द सेल साइकिल? रेस्पिरेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हम क्या बोल सकते हैं बेटा? जो हमारे G0 फेज होता है उसमें होता है। हमें एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन देखने मिलता है। अगर हम इससे कोलेट करें बेटा, अगर स्पेसिफिक इवेंट अगर आप देखोगे क्या हो रहा है एस सेल साइकिल में, स्पेसिफिक इवेंट डीएनए रेप्लिकेशन हमें देखने मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो रेप्लिकेशन? ओरिजिन, टर्मिनस, हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन जाएगा क्या बेटा? अंदर रेप्लिकेशन बोला ना, ओरिजिन, टर्मिनस, हेट्रोक्रोमैटिन, ये सभी आएगा, रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? वन रेप्लिकॉन टू लीडिंग, वन रेप्लिकॉन के पास में टू लीडिंग एंड टू लैगिंग स्टैंड प्रेजेंट, कैसे होगा बेटा? ठीक है, वन रेप्लिकॉन के पास में क्योंकि अच्छा वन रेप्लिकॉन, क्वेश्चन को समझो बेटा, वन रेप्लिकॉन इक्वल्स टू 2 रेप्लिकेशन फॉग। ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया ना, लीडिंग स्टैंड और जो नंबर दे रखे थे, क्योंकि ये एक अगर आपके पास में ये है, देखो ये हो गया है ना, ओहो बेटा डायग्राम, चलो देख लो इस तरीके से। अब यहाँ से ये एक हो गया और ये आपको इस तरीके से देखने मिलता है ना, ये हो गया। तो ये एक हो गया बेटा और ये 2 से हो गया। तो आप देख पा रहे हो 2 लीडिंग स्टैंड 2 लैगिंग स्टैंड होते हैं। वन रेप्लिकन हैज 2 टर्मिनस एंड 1 ओरिजिन होगा, ठीक है। ओरिजिन एक है, 2 टर्मिनस होते हैं। तो 2 रेप्लिकेशन फॉग जनरेट एट ओरिजिन एंड मूव अवे फ्रॉम इट। 2 रेप्लिकेशन फॉग जनरेट होते हैं एट ओरिजिन से एंड मूव अवे फ्रॉम इट। देखो ना बिल्कुल सही है, ऑल आर ट्रू, सभी स्टेटमेंट सही दे रखे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेशन? ये किसका एक्सपेरिमेंट है बेटा? मेल्सन स्टेले के एक्सपेरिमेंट है। वॉस्टन किसने हमें डबल हेलिक्स मॉडल दिया? करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। सिमिलर एक्सपेरिमेंट लाइक मेल्सन एंड स्टेले के वाज परफॉर्म बाय टेलर इन 1958 में। द एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनिज्म वाज, ये था बेटा, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, डिस्कस किया है ना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो आइसोटोप जो यूज किए थे टेलर ने उसके एक्सपेरिमेंट में, इसको डिस्कस किया है बेटा। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन था, इसको 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, कोरिलेटेड पूरे, ठीक है। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था उन्होंने। डीएनए पॉलीमरेज क्या है? डीएनए डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, आरएनए डिपेंडेंट कैसे होगा बेटा? डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डीएनए डिपेंडेंट होता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है ना, वो डीएनए टेम्पलेट को यूज करता है। डीएनए पॉलीमरेशन रेट क्या होता है डीएनए पॉलीमरेज करने का? 20,000 बेस पेयर, ये तो दे रखा है, ये तो क्लियर डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल द 2 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड द एंटायर लेंथ ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द हाई एनर्जी।
एनसीईआरटी का लाइन दे रखा है, आप पूरा के पूरे डीएनए को नहीं ओपन कर सकते हो बेटा। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो वहीं एक लाइन दे रखी है, स्टार्ट करने से पहले रेप्लिकेशन, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई एनर्जी। रेप्लिकेशन ऑकर विद इन द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए, उसे क्या बोलते हो? अभी आपने देखा था कहाँ से स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन फॉक। A1 इज द करेक्ट आंसर। अभी तो आपने डिस्कस किया रेप्लिकॉन है, ओरिजिन से क्या हो रहा है, एक स्मॉल ओपनिंग है, वो रेप्लिकेशन फॉक है, वहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है बेटा। कंसेप्ट है ये, एनसीईआरटी का लाइन भी है, और ये चीजें हम डिस्कस प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। इस तरीके से डीएनए आपको फॉक देखने मिल रहा है ना बेटा, ये देखो। नेक्स्ट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होगा? डीएनए न्यूक्लियोटाइड जोड़ना होगा बेटा डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। एंजाइम के नाम से और एंजाइम डिपेंडेंट के नाम से आपको समझ में आने दे क्या करने वाला है। इसका डायरेक्शन क्या होगा? 3 to 5, इस 5 to 3 में जाता है बेटा वो। कैसे? जैसे ये 2 स्टैंड है, अगर मैं इसको 5 to 3 बना रही हूँ, मैं एक ही स्टैंड के बारे में बताऊंगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने इसको प्राइमर दे दिया, ठीक है, इसको जरूरत होती है प्राइमर की, दे दिया प्राइमर। अब ये एंजाइम अपना आया, इसने अपना काम किया, ये एंजाइम आएगा अब अपना काम करने के लिए। कौन? पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आया। ये क्या करेगा? अब किस डायरेक्शन में चल रहा है बेटा? ये 5 to 3 डायरेक्शन में चल रहा है, आप देख पा रहे हो 5 to 3 जा रहा है ये। तो किधर किधर कर रहा है वो? इस डायरेक्शन में कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दिस वन। अब ये स्टैंड अगर 3 to 5 स्टैंड है, तो यहाँ पे ये प्राइमर यहाँ जोड़ोगे ना बेटा, फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब यहाँ पे भी वो क्या करेगा? 5 to 3 ही जाएगा बेटा, अभी भी वो यही डायरेक्शन चलेगा। मुझे बताओ ऑन विच स्टैंड द डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूज होने वाला है? पोलैरिटी देख लो, ये हमारा डीएनए की पोलैरिटी कौन सी होगी? ये अगर आपने देखा 5 to 3 स्टैंड है, ये वाला 5 to 3 इधर हो जाएगा। तो ये वाला जो डीएनए यहाँ कंटिन्यू चल रहा है ना, ये कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 to 3 आराम से चल पाएगा। ये हमारा कंटिन्यू स्टैंड है, इसी को हम लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। तो पोलैरिटी क्या हुई? 3 to 5 वाली पोलैरिटी, ये देखो ना, ये वाला इधर से इधर पोलैरिटी हुई ना, ठीक है। और फिर डीएनए रेप्लिकेशन इधर अपना चल पा रहा है 5 to 3। करेक्ट आंसर B1 जाएगा। और नहीं भी हुआ, टेम्परेट का पोलैरिटी चाहिए बेटा आपको। टेम्परेट आप क्या यूज कर रहे हो? सिंपल मैं ऐसा बनाती हूँ, टेम्परेट आप 3 to 5 यूज कर रहे हो, डीएनए पॉलीमरेज अपना इस डायरेक्शन में चल पा रहा है, 5 to 3 चल पा रहा है ये, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपने टेम्परेट यूज कर लिया, पोलैरिटी क्या थी टेम्परेट की? 3 to 5 थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B1, क्योंकि कंटिन्यूस पूछा है। अगर डिसकंटिन्यूस पूछते तो हम ये वाला स्टैंड ले लेते। नेक्स्ट, ठीक है, चलो इसको अभी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाज़की फ्रैगमेंट यूज टू इलोंगेट द लीडिंग स्टैंड की बात नहीं करते बेटा, लीडिंग वाले ऑप्शन काट दो। लीडिंग स्टैंड से ओकाज़की फ्रैगमेंट का कोई लेना देना नहीं है, वो लैगिंग स्टैंड पे आ जाता है हमारा। तो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाज़की फ्रैगमेंट आर यूज्ड टू इलोंगेट द लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म। टूवर्ड्स तो जाता ही नहीं है। क्वेश्चन को फिर से समझो, टूवर्ड्स नहीं मूव कर रहा है। ये अगर आपका इस तरीके से है बेटा, और ये आपने देखा कि ये 5 to 3 डायरेक्शन, सपोज मैं बना रही हूँ, तो यहाँ क्या होगा? आपने इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ आपने प्राइमर जोड़ा और ये डीएनए बना, फिर प्राइमर जोड़ा, फिर डीएनए बना, ये डीएनए फ्रैगमेंट बन रहे इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो मतलब ये चल रहा है बेटा, इस यहाँ से 5 to 3 जाएगा वो। हमने क्या उल्टा लिख दिया? एक मिनट बेटा, हो जाता है डायरेक्शन इधर से इधर लिखने में। देखो ये आपका 3 to सपोज 5 है, ये ना, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है 3 to ये आपका डिसकंटिन्यू स्टैंड हो जाएगा। तो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म जा रहा है, टूवर्ड्स नहीं आ रहा है। टूवर्ड्स कौन सा आएगा? आपका कंटिन्यू स्टैंड टूवर्ड्स आएगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? अवे फ्रॉम दिस वन इज द करेक्ट वन, ठीक है बेटा। सिंपल बात है, ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है, डायरेक्शन पे डिपेंड है कि कौन सा किस डायरेक्शन में चल रहा है, टूवर्ड। अगर आप लीडिंग स्टैंड बात करोगे, ये अगर आपका 5 to 3 डायरेक्शन वाला स्टैंड है, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमर आराम से इस साइड आ पा रहा है ना अपना, कंटिन्यूस 5 to 3 डायरेक्शन चल रहा है क्योंकि। नेक्स्ट, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सब ड्यूअल फंक्शन, हाँ जी, जो आपके न्यूक्लियोटाइड है ना, उनके ड्यूअल फंक्शन होते हैं। वो एक्ट एज अ सबस्ट्रेट भी करते हैं और एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी, डायरेक्ट चीजें याद रखनी है इस पे। इनके ड्यूअल फंक्शन होते हैं, ड्यूअल पर्पज होते हैं। न्यूक्लियोटाइड है ना, सबस्ट्रेट की तरह भी ऐड काम कर रहे हो। ट्राइफॉस्फेट जो होता है हाई एनर्जी बॉन्ड होता है बेटा, उनमें जो ट्राइफॉस्फेट है ना, ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में।